गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक है। दोबारा आपका वेलकम है सॉल्यूशन के नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे सॉल्यूशंस के बारे में, हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है ना, कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स भी हमने देख ली थी। ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या? हम लोग डिस्कस करने वाले आज हैं स्ट्रेंथ। ठीक है। जैसे मैंने बात की थी, अगर आप देखो तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ठीक है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि हम लोग बात कर रहे थे क्या, हम लोग बात कर रहे थे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स को हम कई तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसमें हम इस्तेमाल करते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं। एक होती हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है। दूसरी होती हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कौन कौन सी होती हैं, ये देख लीजिए। टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स वो होती हैं जिसमें वॉल्यूम आता है, मतलब वॉल्यूम इंक्लूड होता है। ठीक है। और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट उस वो होती हैं जिनमें वॉल्यूम नहीं आता है, वॉल्यूम एक्सक्लूडेड होता है। तो कहीं किसी फॉर्मूले में कंसंट्रेशन के डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैं रिप्रेजेंट करने के फॉर्मूले, तो अगर उसमें कहीं वॉल्यूम आ रहा है तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म कहलाएगा, और कहीं पे वॉल्यूम नहीं आ रहा है तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म कहलाएगा। फिर हमने बात की थी किसके बारे में, हमने बात की थी, इसमें कई सारे आते हैं तो देख लो एग्जाम्पल। ठीक है। इसमें हमने देखा था कि अगर यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं परसेंटेज कंपोजिशन या परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन टर्म। उसमें आता है परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी। दूसरा आता है परसेंटेज वी बाई डब्ल्यू। तीसरा आता है परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी। फिर चौथा हम लोग डील करते हैं किसके बारे में, मोलैरिटी के बारे में। मोलैरिटी से पहले जो डिस्कस करते हैं वो कौन सा है, देख लीजिए। मोलैरिटी से पहले आता है आपका स्ट्रेंथ। क्या आता है? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। फिर पांचवा आता है मोलैरिटी। फिर छठवां आता है क्या आपका, फॉर्मेलिटी। मोलारिटी फॉर्मेलिटी सेम ही है, बस फॉर्मेलिटी किसके लिए होता है, आयनिक सॉल्यूट्स के लिए। सातवां आता है नॉर्मेलिटी। मतलब ये जितने भी मैंने लिखे हैं वो सब किस पे निर्भर करेंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं, तो ये टेम्परेचर पे क्या करेंगे, डिपेंड करेंगे। यहाँ पे अगर बात किया जाए, ये सब में वॉल्यूम आएगा, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, वेट बाई वेट। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इसमें पीपीएम एंड पीपीबी, पार्ट्स पर मोल एंड पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे इसमें मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन को काई से रिप्रेजेंट किया जाता है। चौथा हम लोग पढ़ेंगे मोलैलिटी। क्या पढ़ेंगे, मोलैलिटी। तो इतने सारे हम लोग को कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ने थे। तो इसमें मैंने ये डिस्कस कर लिया था, अगर आप देखोगे पिछला लेक्चर तो उसमें मैंने ये सारे डिस्कस कर लिए थे। परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी, परसेंटेज वी बाई डब्ल्यू, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी और परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। इन सबको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, परसेंटेज कंपोजिशन कहा जाता है। तो अगला जो हम लोग देखने वाले हैं, अगला क्या है, अगला हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रेंथ। अगला हम लोग क्या देखने वाले हैं, अगला हम लोग देखने वाले हैं क्या, स्ट्रेंथ। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन भी एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, लेकिन ये बताता क्या है, इसके लिए फॉर्मूला क्या है, इसके यूनिट्स क्या है, क्वेश्चंस करेंगे, सब देखेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन किसके बारे में बताता है, पहले फॉर्मूला देख लीजिए। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या है, फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट। किस में लेना है आपको, ग्राम में, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूशन किस में होना चाहिए? लीटर में। ठीक है, तो यहां पे स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन किसको बता रहा है? ये बता रहा है क्या? मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को नाम देते हैं बच्चों क्या? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। उसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कहा जाता है। और अगर आगे देखा जाए इसमें यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ। तो बच्चों यूनिट होता है क्या? देखो यहां पे यूनिट क्या लिखा है? ग्राम पर लीटर। ठीक है, ग्राम पर लीटर, तो ये यूनिट होता है। अब क्योंकि इसमें वॉल्यूम आ रहा है, देखो फॉर्मूले में वॉल्यूम आ रहा है, तो जब वॉल्यूम आ रहा है तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे स्ट्रेंथ आपका कैसा है? अभी मैंने बताया था स्ट्रेंथ क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। कैसा टर्म है? टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, तो ये था स्ट्रेंथ के बारे में। स्ट्रेंथ क्या बता रहा है? कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मास ऑफ या वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है। यूनिट थी ग्राम पर लीटर, और हमने देखा ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है, मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ये था स्ट्रेंथ के बारे में। अभी हम लोग इसको और ज्यादा रिलेट करेंगे। आगे चलते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ था मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। एक लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के डिसॉल्व हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग मोलैरिटी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? मोलैरिटी कहा जाता है। तो अगर आप मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला लिखो, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं मोलैरिटी, तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें चाहिए? लीटर्स। लीटर्स में आपको लेना पड़ेगा। इस फॉर्मूले को और इलोबरेट कर सकते हो और लिख क्या सकते हो? अब देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर निकाला जाए, नंबर ऑफ, ये अलग चीज बता रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, मास या वेट। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है? मैंने बताया था, मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। 1 मोल किसी मॉलिक्यूल का अगर मास लोगे तो उसी को बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और वही लेना भी होता है जिसको आप लोग मॉलिक्यूलर मास सिंपली बोल सकते हो। तो यहां से फॉर्मूला बनेगा आपका वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, जिसको मॉलिक्यूलर मास इनटू 1000 से डिवाइड कर दें, 1000 ऊपर, और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में ले लेंगे? ml में ले लेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में ले लेंगे? मिलीलीटर। मिलीलीटर में लोगे तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये आपका एक्चुअल में फॉर्मूला किसका है? मोलैरिटी का है। यहाँ से आप देखना चाहो तो ये पूरा किसका है? मोलैरिटी का। किसका है? मोलैरिटी का। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है, कि इस फॉर्मूले को ऐसे एक्सपेंड भी किया जाता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को कैसे लिख सकते हो? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ये बात हुई। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ चीजें और कर लेते हैं। देखिए
कुछ चीजें क्या हैं। पहला बात करते हैं यूनिट की। यूनिट क्या होगा मोलैरिटी का? तो देखो, ऊपर है नंबर ऑफ मोल्स, नीचे है लीटर्स, तो यूनिट होता है मोल पर लीटर। मोल पर, ठीक है, यूनिट है आपका मोल पर लीटर, ऐसे लिख सकते हो, या मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, क्योंकि 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना होता है, 1। तो ये भी यूनिट आपको लिखी हुई मिल सकती है। ठीक है, ठीक है। तो 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना, 1 लीटर, तो ये भी लिख सकते हो आप। दूसरा, टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि फॉर्मूले में क्या आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है, आपको दिख ही रहा होगा, वॉल्यूम आ रहा है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तीसरी बात देखो, जैसे ऐसे लिखा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हो m/10, तो इसको बोलते हैं 0.1 मोलर या डेसी मोलर सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, डेसी मोलर सॉल्यूशन। m/100 लिखा हो तो इसको बोलते हैं 0.01 मोलर, सेंटीमोलर सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, सेंटीमोलर सॉल्यूशन। m/1000 0.001 मोलर, इसको बोलते हैं मिली मोलर सॉल्यूशन, मिली मोलर। तो ये कुछ चीजें थी, आपको आना चाहिए m/10, ठीक है ना। और यहाँ पे ऐसे लिख लो, अगर m/2 लिख लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो तीसरी, और m/2 लिख दोगे तो ये हो जाएगा 0.5 मोलर इक्वल टू सेमी मोलर सॉल्यूशन, सेमी मोलर सॉल्यूशन। तो ये पूरा कच्चा चिट्ठा किसका है, ये है मोलैरिटी का, ठीक है ना, कि मोलैरिटी क्या होती है, कैसे हम लोग करते हैं, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये यूनिट है हो गया उसका, मोल पर लीटर या मोल डेसीमीटर क्यूब। ऐसे कहीं लिखा हुआ डेसी मोलर बोल दे, डेसी मोलर सॉल्यूशन है तो उसका मतलब m/10 मतलब 0.1 मोलर। सेंटीमीटर बोल दे तो 0.01 मोलर। मिली मोलर बोल दे तो 0.001 मोलर, ठीक है। और m/2 मतलब 0.5 मोलर, और केवल m लिखा हो तो 1 मोलर सॉल्यूशन उसको आप कह सकते हो। तो ये पूरा किसके बारे में है, मोलैरिटी के बारे में है। अब आगे देखिए, आगे हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, आगे क्वेश्चंस हैं तो आगे कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चंस। आगे क्वेश्चन से यहाँ पे पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 9.8% W/W सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml। ठीक है, सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे कुछ चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, उनसे आपको कुछ चीजें पता करनी है। तो पता क्या करना है हम लोग को, दो मोलैरिटी, जो भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो पहले लिख लिया करो क्या क्या पता करना है और क्या क्या तुमको मालूम है, क्या क्या तुमको पता करना है और क्या क्या तुमको मालूम है। मोलैरिटी मुझे पता करना है, क्या दिया हुआ है, परसेंटेज W/W दिया है, कितना है 9.8%। ठीक है, तो परसेंटेज W/W का मैंने बताया था, इसका मतलब क्या होगा, 9.8% W/W का मतलब होता है 9.8 ग्राम ऑफ सॉल्यूट dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज W/W का मतलब ये है कि जितना भी दिया हुआ है, तो 9.8% W/W दिया है, इसका मतलब 9.8 ग्राम ऑफ सॉल्यूट जो कि H2SO4 है उसका डिसॉल्व किया गया है किसमें, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो इस वाले सेंटेंस से हमको दो चीज पता लगी, वो दो चीज क्या पता लगी, पहली चीज पता लगी कि वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, 9.8 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है, क्या कह सकते हो, मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम, 100 ग्राम। ठीक है, ये चीज पता लगी, ये भी गिवन दिया हुआ है। अब और क्या दिया हुआ है,
और एक चीज दी हुई है, वो दी हुई है आपको क्या, डेंसिटी दी हुई है। क्या दी हुई है, यहीं पे लिख देता हूं मैं। क्या दी हुई है बच्चों, डेंसिटी दिया हुआ है। डेंसिटी दिया हुआ किसी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 1.02 ग्राम पर ml, यही डेंसिटी दिया हुआ है। ठीक, इतनी सारी चीजें दी हुई हैं, हमको पता क्या करना है, मोलारिटी पता करना है। तो अगर मोलारिटी के लिए मैं फॉर्मूला लिखूं अभी, ठीक है, और एक चीज दी हुई है वो भी लिख देता हूं मैं। और क्या दिया हुआ है, मोलर मास दिया हुआ है, वही ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मोलर मास दिया हुआ है कितना, 98 ग्राम पर मोल है। 98 ग्राम पर मोल, H2SO4 का इतना ही आता। तो ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये सब गिवन है। क्या है, गिवन है। ठीक है, पता करना है मोलारिटी। मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये फॉर्मूला होता है। अगर इसको एक्सपेंड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास किसका, सॉल्यूट का, इनटू 1000, और वॉल्यूम किस में ले लेंगे, ml में, किसका, सॉल्यूशन का। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, इसको मैंने और फॉर्मूले को एक्सपेंड कर दिया। तो मुझको चाहिए क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट चाहिए। तो देखो यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ, क्या बिल्कुल दिया हुआ है 9.8 डिवाइड बाई मोलर मास कितना दिया हुआ है 98। ठीक है, 1000 तो वैल्यू है तो ऐसे ही पुट कर देते हैं। एक चीज नहीं दी हुई है, वो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो नहीं दिया है, लेकिन उसकी जगह डेंसिटी दी हुई है। तो मैं जानता हूं कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू फॉर्मूला मालूम है मुझे, डेंसिटी किसका, सॉल्यूशन का। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू कितना है, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन अगर देखा जाए तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, देखो यहाँ पे दिया हुआ था मास ऑफ सॉल्यूशन है 100 ग्राम, और आपको वॉल्यूम निकालना है। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा आपका मास किसका, सॉल्यूशन का, डिवाइड बाय डेंसिटी किसकी, सॉल्यूशन की। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है आपका 100 ग्राम डिवाइड बाय डेंसिटी 1.02 ग्राम पर ml। ठीक है, ग्राम से ग्राम कैंसिल हुआ है, इसको डिवाइड करोगे तो देखो कितना आएगा। अगर मैं इसको डिवाइड करूं, ठीक है, तो इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 98.03 ml। ये है वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे, 98.03। तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये है आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसको फर्दर आप अगर सॉल्व करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, यहाँ पे 98 से क्या तो 0.1। ठीक है, फर्दर डिवाइड करोगे यहाँ पे 100 डिवाइड बाई 98.03। यहाँ पे अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ठीक है, यहाँ पे डिवाइड करोगे तो आएगा कितना 1.02 मोलर, या ऐसे लिख सकते हो 1.02 मोल पर लीटर। तो मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना आया, तो मोलारिटी आया है क्या, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मोलारिटी कितनी आई है 1.02 मोल पर लीटर। तो ये आंसर निकाल लिया आपने। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन तरीका सॉल्व करने का, जब डेंसिटी दी हुई है एक्चुअल में किसकी, सॉल्यूशन की। तो अगर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है तो आप उससे क्या करोगे, अगर वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है और परसेंटेज W/W दिया हुआ है, तो पहले आप क्या लिखोगे, पहले आप यहाँ से वेट ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्यूशन पता कर लोगे। उसके बाद उस जो आपने सॉल्यूशन का वेट निकाला है उसमें उसको
मास ऑफ सॉल्यूशन जो निकाला हुआ है वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड कर दोगे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा और उसको आपको यहाँ पे पुट करके वैल्यू आप आंसर आसानी से निकाल सकते हो। तो ये था पहला क्वेश्चन, एक नॉर्मल क्वेश्चन जो कि था, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और है, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है, कोई अलग नहीं है। ग्लूकोज का एक सॉल्यूशन है, मोलर मास 180 ग्राम पर मोल दिया है, 10% बाई मास, तो बोल रहा है 10% बाई मास, ठीक है। तो सेंटेंस पकड़ना सीखो, अगर तुम जो वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं उनमें बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं ऑलरेडी, अगर कोई इसको पकड़ नहीं पाओगे कि ये क्या बोल रहा है, तो तुम फिर ऐसे वॉल्यूम निकालते ही रह जाओगे, आएगा ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि डेंसिटी ऑलरेडी मेंशन की हुई है, तो वॉल्यूम तो तुमको चाहिए वहां पे मोलैरिटी में निकालने के लिए। तो 10% बाई मास का मतलब है 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है, ग्लूकोज, ग्लूकोज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। 10 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व किया गया, ग्लूकोज यहाँ पे क्या है, मैं लिख देता हूँ सॉल्यूट है, 10 ग्राम सॉल्यूट का डिजॉल्व किया गया 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो यहाँ से दो चीजें मैं लिख सकता हूँ, वेट ऑफ सॉल्यूट अगर तुम लिखना चाहो 10 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूशन अगर लिखना चाहो 100 ग्राम, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, मोलर मास दिया हुआ है, मोलर मास किसका है, सॉल्यूट का दिया हुआ है, कितना होता है ग्लूकोज का 180 ग्राम पर मोल दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, ये सब गिवन में लिख रहा हूँ क्वेश्चन से ही। डेंसिटी दी हुई है, कितनी डेंसिटी है देखो 1.2 ग्राम पर ml, ठीक है, 1.2 ग्राम पर ml दिया हुआ है, ठीक है। मुझको पता क्या करना है, सेम चीज ही निकालनी है, मोलैरिटी ही कैलकुलेट करनी है, मोलैरिटी ही निकालनी है यहाँ पे। तो मोलैरिटी क्या करूंगा मैं, निकालने की कोशिश करूंगा, ठीक। तो मोलैरिटी निकालने के लिए मैंने अभी देखा हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे क्या, फॉर्मूला लिख रहे थे, और फॉर्मूले में हमने क्या लिखा था बच्चों, फॉर्मूले में लिखा था कि मोलैरिटी इक्वल टू क्या होती है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास किसका, सॉल्यूट का, इनटू 1000 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। वॉल्यूम, ठीक है, सॉल्यूशन का किसमें, मिलीलीटर में, 1000 से अगर ऊपर लिख रहे हो, ठीक है ना, तो आपको मिलीलीटर में लेना पड़ेगा, नहीं तो लीटर्स में लेना है तो वो 1000 आपको कट करना, ठीक है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट देखो क्या है, अगर वेट ऑफ सॉल्यूट में देखो तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, 10% मतलब 10 ग्राम है, 10, मोलर मास है 180 गुड़े 1000, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया है, वही मुझको निकालना है, और वो निकालने के बाद इसमें वैल्यू पुट कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या करेंगे, मास, मास किसका, सॉल्यूशन का, डिवाइड बाय डेंसिटी, डेंसिटी किसकी, सॉल्यूशन की। मास कितना दिया हुआ है 100 ग्राम, डेंसिटी कितना दिया 1.2 ग्राम पर ml, तो अगर तुम डिवाइड करो 100 बाई 1.02, ठीक है ना, 1.2 है, सॉरी गाइस 1.2, तो कितना आएगा 83.33, 83.33 ml, ठीक है। ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया, ml ऊपर जाएगा तो इस पे, क्योंकि -1 इधर ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज, तो इसलिए ml बन गया। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं 83.33, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या हो गया, 1 2 3 डिवाइड बाई 18 गुड़े 83.33, फर्दर इसको सॉल्व करो तो कितना आने वाला है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं 80 इंटू 8.33, 83.3 से करोगे तो आएगा यहाँ पे क्या, 1000 डिवाइड बाई
1499.4 और डिवाइड कर दो, आ जाएगा आंसर आपका। कितना आएगा? 0.66। ठीक है, 6, तो इसको लिख सकते हैं 0.67 मोलर। तो यहाँ पे मोलारिटी कितनी आई? मोलारिटी मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या बच्चों? यहाँ मोलारिटी आएगी 0.67 मोल पर लीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसको मैं रेट से कर देता हूँ, ये आंसर है। ठीक है, तो इस तरह करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आसानी से। ये दो क्वेश्चन थे, ठीक है ना। शायद एसपीक्यूज यहाँ प्रीवियस ईयर है, यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने ही सिलेक्ट किए थे तो शायद प्रीवियस ईयर होंगे या होगा, जरूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दोनों सेम कॉन्सेप्ट पे थे कि अगर डेंसिटी दिया हो और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं मेंशन हो, परसेंटेज W/W दिया हो, तो कैसे मोलारिटी निकालेंगे। तो अब क्या करोगे, वहां से पहले मास ऑफ सॉल्यूशन पता करके उसको एक्चुअल में पुट करोगे डेंसिटी अपन मास बाई वॉल्यूम में। ठीक है, वहां से वॉल्यूम निकालोगे और इस वाले फॉर्मूले में पुट करोगे। ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे लिखा हुआ है, इस वाले फॉर्मूले में पुट करोगे तो क्या होगा, आपका आंसर बिल्कुल चला आएगा। यूनिट आपको नहीं भूलनी है, 0.67 मोल पर लीटर लिखना है या मोलर लिखना है, यूनिट जरूरी है फिजिकल केमिस्ट्री में। तो आप भूलोगे तो यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने सॉल्व कर लिए। ठीक है ना, दो क्वेश्चन थे हमने सॉल्व कर लिए। मोलारिटी हो गया, स्ट्रेंथ हो गया। आइए अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ एंड मोलारिटी। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ चुका है। स्ट्रेंथ और मोलारिटी के बीच क्या रिलेशनशिप है भैया? ठीक है ना, कौन सा रिलेशन बना रहे हैं सब? तो मैं जानता हूं कि स्ट्रेंथ इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट या वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेना है? लीटर्स में लेना है, मैंने बताया था अभी। ये हो गया। अब मैं जानता हूं कि मोलारिटी का, मैं अभी पढ़ गया फॉर्मूला। मोलारिटी इक्वल टू क्या होता है? तो मोलारिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यही हमने पढ़ा था। ठीक है, इतना बड़ा क्यों लिख रहा है, छोटा सा लिख देता हूं मैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस में? मिली लीटर में। अब इस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को कैसे लिख सकते हो? आप लिख सकते हो क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास, किसका? सॉल्यूट का, जिसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू, अगर यहां पे लिखूं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें? लीटर्स में। तो यहां पे अगर तुम देखो ध्यान से, तो ये वाली चीज वेट ऑफ सॉल्यूट और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये जो चीज है मास अपन वेट ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या ये स्ट्रेंथ के बराबर नहीं है क्या? तो मैं इसको क्या लिखूंगा, मोलारिटी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसको क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेंथ। तो ऊपर आ गया स्ट्रेंथ डिवाइड बाय मोलर मास, किसका? सॉल्यूट का। यहां से लिखना चाहो तो स्ट्रेंथ इक्वल टू क्या हो गया, स्ट्रेंथ इक्वल टू हो चुका है मोलारिटी इंटू मोलर मास, किसका? सॉल्यूट का। तो ये रिलेशनशिप बना किसके बीच? दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेंथ एंड मोलारिटी। यहां से मोलारिटी निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ वाइज जो लिखा हुआ है ऊपर वही है, बिल्कुल चेंज ही नहीं करना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है, ठीक है, कि कभी कभी क्या करेगा आपको,
मोलारिटी दे देगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दे देगा, पूछेगा बताओ कि स्ट्रेंथ कितना है, तो कैसे निकालोगे, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना, ये रिलेशनशिप डायरेक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये था हमारी का, ये थी हमारी रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेंथ एंड मोलारिटी। तो दो टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पे। आइए नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं, और नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन। कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन हम लोग किस में पढ़ रहे हैं, मोलारिटी के लिए ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये मोलारिटी के लिए ही है कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन, ठीक है। डाइल्यूशन करने का मतलब आप उसमें और ज़्यादा वॉल्यूम ऐड कर दोगे तो क्या, जो नया सॉल्यूशन बनेगा तो जो पुराना सॉल्यूशन था उसकी मोलारिटी कुछ और रही होगी, आपने वॉल्यूम ऐड किया तो मोलारिटी वॉल्यूम चेंज हो गया, तो अब क्या दोनों के बीच रिलेशनशिप बना। तो यही हम लोग को देखना है, कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन क्या होता है। तो आइए देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लो तुमने कोई सॉल्यूशन लिया हुआ है, ठीक है, जिसकी मोलारिटी m1 है, वॉल्यूम v1 है, मोलारिटी m1 और वॉल्यूम v1। इसमें तुम क्या करते हो, कुछ वॉल्यूम ऐड कर देते हो। इसमें तुम क्या करते हो, मान लो v वॉल्यूम ऐड कर दे रहे हो, v वॉल्यूम एडेड। जैसे ही तुमने इसमें क्या किया, v वॉल्यूम ऐड कर दिया एक्चुअल में इसमें, ठीक है, v वॉल्यूम ऐड कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे जो तुम्हारा सॉल्यूशन बनेगा नया वाला, ठीक है, जो ये सॉल्यूशन होगा, अब तुमने वॉल्यूम ऐड कर दिया तो वॉल्यूम तो हो गया चेंज, इस सॉल्यूशन की मोलारिटी m2 हो गई, मतलब चेंज हो गई, कुछ और बन चुकी है। और जो इसका वॉल्यूम हुआ मतलब v फाइनल, वो v2 के बराबर है, वो किसके, और वो क्या है, v प्लस v1, ऐसे बोल सकते हो। तो यहाँ पे वॉल्यूम फाइनल है, या जिसको मैं v2 बोलूंगा, वो किसके बराबर होगा, जो इसका वॉल्यूम था, फिर जो तुमने दोबारा वॉल्यूम ऐड किया, जो भी वैल्यू हो, ठीक है ना, v प्लस v1 के बराबर आएगा, ठीक है। तो अब क्या क्या दोनों के बीच रिलेशन है, यही मुझको पता करना है। अगर मैं कुछ वॉल्यूम ऐड कर दूं तो क्या होगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना, ड्यू टू डाइल्यूशन, ठीक है, ड्यू टू डाइल्यूशन, या ऐसे लिख सकते हो, देयर इज नो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन ड्यू टू डाइल्यूशन। अगर आप किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर देते हो तो उसके नंबर ऑफ मोल्स जो प्रेजेंट है उनमें कोई चेंजेस होने वाले नहीं है। मतलब जितने नंबर ऑफ मोल्स इधर रहेंगे, मान लो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, n1 है या n1 है, इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या है, n2 है, बस एक बार के मान लो तो बराबर हो गए। लेकिन देयर इज नो चेंज, मतलब नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होंगे वॉल्यूम ऐड करने के बाद। मतलब कहने का मतलब क्या है, n1 किसके बराबर होगा, n2 के बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल्स नहीं चेंज होंगे। तो जब नंबर ऑफ मोल्स नहीं चेंज होने वाले हैं, तो जब तुम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे तो वो किसके बराबर आएगा, m1 v1 के बराबर आएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे तो m2 v2 के बराबर आएगा, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो m1 v1 इक्वल टू क्या होगा, m2 v2। तो ये था तुम्हारा कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन, यही है कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन। जब आप किसी सॉल्यूशन में को क्या करते हो, वॉल्यूम ऐड कर देते हो, ठीक है ना, वो डाइल्यूट हो जाता है। तो जो नया सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन नया बना जिसकी मोलारिटी m2 है और वॉल्यूम क्या है, v2 है, तो इन दोनों के बीच क्या रिलेशन होगा, तो m1 v1 m2 v2 के क्या होता है, बराबर होता है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स आपस में क्या है, इनके बराबर है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे तो आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो इजिली, बिल्कुल, ठीक है। तो ये था आपका क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन, ठीक है। आगे आते हैं, बात करेंगे मिक्सिंग। अगर दो सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं, वो तो डाइल्यूट कर रहे थे वॉल्यूम ऐड करके, अब क्या करते हैं, दो सॉल्यूशन मैंने लिया है सेम ही, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, लेकिन उनको आपस में हम क्या कर रहे हैं, अब मिक्स कर रहे हैं, आपस में क्या कर रहे हैं बच्चों, मिक्स कर रहे हैं। तो मान लो ये बड़ा सा सॉल्यूशन रहा, बड़ा सा नहीं है, छोटा सा ही है, ठीक है।
मान लो यहाँ पे 3 मोलर मैंने सॉल्यूशन लिया है, ठीक है ना, 3m सॉल्यूशन लिया है, वॉल्यूम कितना है 100 ml, ठीक है, ये एक सॉल्यूशन है। दूसरा मैंने 2 मोलर सॉल्यूशन लिया है जिसका वॉल्यूम कितना है, मान लेते हैं यहाँ पे कुछ भी मान लो 200 ml, ठीक है। इन दोनों को आपस में क्या कर रहे हैं हम लोग, मिक्स कर रहे हैं। इन दोनों को आपस में क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, मिक्सिंग द टू सॉल्यूशन। ये था सॉल्यूशन 1 जिसमें की मोलारिटी 3, इसका मोलारिटी था 3m और वॉल्यूम 100 ml था। और यहाँ पे जो सॉल्यूशन है उसका मोलारिटी 2 मोलर है और कितना में बनाया गया, वॉल्यूम यहाँ पे कितना है 200 ml है, और दोनों को आपस मिक्स कर रहे हैं। तो फाइनल मोलारिटी ऑफ फाइनल मिक्सचर क्या होगा, मोलारिटी फाइनल मिक्सचर जो बनेगा उसका मोलारिटी क्या होगा, ये हम लोग को पता करना है, ठीक है। फाइनल मिक्सचर का मोलारिटी क्या होगा, या करते हो एम फाइनल क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर तुम नंबर ऑफ मिलीमोल्स निकालो, नंबर ऑफ मिलीमोल, ठीक, यहाँ नंबर ऑफ मिलीमोल्स कितने होंगे, 3 × 100, 300 मिलीमोल्स, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ मिलीमोल्स निकालोगे, बस मल्टीप्लाई करना है मिलीमोल्स निकालने के लिए, ठीक है, फॉर्मूले से ही है, 2 × 200, ठीक है, जो भी है 400 मिलीमोल। तो जो मोलारिटी होगा फाइनल मिक्सचर का वो किसके बराबर होता है, मोलारिटी ऑफ फाइनल मिक्सचर वो किसके बराबर होता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स एंड टोटल डिवाइड बाय, अब क्या लिखोगे, टोटल वॉल्यूम वी टोटल, ठीक है, वी टोटल। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है उनको ऐड करना पड़ेगा और टोटल नंबर ऑफ मोल्स आपको ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, N1 + N2 डिवाइड बाई V1 + V2, ठीक है। तो ये रह जाएगा क्या, मोलारिटी ऑफ फाइनल मिक्सचर, ऐसे आप निकाल सकते हो, यही है मोलारिटी ऑफ फाइनल मिक्सचर। तो ऐसे करके आप निकाल सकते हो। तो ये जब आप 2 सॉल्यूशंस को मिक्स करते हो ना, तो ये वाला आपको फॉर्मूला लगाया था, N1 + N2 डिवाइड बाई V1 + V2। मान लो और आपने मिक्स करने के बाद कुछ और वॉल्यूम ऐड कर दिया, तो वो वाला वॉल्यूम यहाँ पे आप और लिख सकते हो, वॉल्यूम ऐड जो करोगे यहाँ पे आपको यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो वॉल्यूम के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ मिलीमोल्स आपको निकालने पड़ेंगे, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वो टोटल वॉल्यूम। तो ये जाके आपका क्या बनेगा, इस जो मिक्स करने पे जो सॉल्यूशन बना है उसका मिक्सचर का, उसका फाइनल मोलारिटी, आपको फाइनल मिक्सचर का मोलारिटी प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे करना है, ठीक है। आगे ये अगर नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर है, नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर है तो सेम ही चीज होता है, नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर मतलब रिएक्टिंग मिक्सचर नहीं है, तो उस केस में वही फॉर्मूला लगाओगे। तो एम मोलारिटी क्या होगा आपका, नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर में अगर मोलारिटी आप निकालोगे, ठीक है, तो बराबर होगा किसका, वो आएगा वही सेम है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, ठीक है। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या लेते हो, N1 + N2 डिवाइड बाई V1 + V2। N1 + N2 आप लिख सकते हो क्या, M1 V1 + M2 V2 डिवाइड बाई V1 + V2। तो ये आ गया नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर। अगर मिक्सचर रिएक्टिव नहीं है तो उस केस में आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे। अब रिएक्टिंग मिक्सचर में कैसे करेंगे तो वो नॉर्मेलिटी आप पढ़ लो, उसके बाद मैं समझाऊंगा उसमें, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट और एन फैक्टर और वॉल्यूम कैलकुलेशन होता है, इसलिए नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर वाला थोड़ी बात करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ सीख ली, ठीक है। हमने क्या सीखा कि कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन, मतलब मोलारिटी कॉन्सेप्ट में अगर कोई सॉल्यूशन है जिसका मोलारिटी M1 V1 है, उसमें वॉल्यूम ऐड कर देते हैं, तो जो नया सॉल्यूशन बनेगा M2 और जिसका वॉल्यूम क्या है V2, तो इन दोनों के बीच क्या रिलेशन होगा। तो क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चेंज नहीं होते हैं,
डाइल्यूट करने पे तो M1 V1 M2 V2 के बराबर हो जाएगा। अगर आप मिक्स कर देते हो तो जो फाइनल मिक्सचर बनेगा उसका मोलारिटी क्या होगा, तो उस केस में क्या था, N टोटल डिवाइड बाई V टोटल N1 प्लस N2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। अगर वो रिएक्टिंग मिक्सचर नहीं है, नॉन रिएक्टिंग है, तो उस केस में भी यही वाला फॉर्मूला बिल्कुल लगेगा, सेम जो पीछे था। रिएक्टिंग वाला क्या करेंगे वो थोड़ा हम लोग को और जानने की जरूरत है उसके लिए। अब आगे चलिए, आगे क्या है, आगे हम लोग देख रहे हैं किसके बारे में, फॉर्मेलिटी के बारे में। तो मैंने बोला था कि नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी क्या होता है, सेम ही है, ठीक है। बस फॉर्मेलिटी का मतलब क्या है, फॉर्मेलिटी मेनली यूज किया जाता है, मेनली फॉर आयनिक सॉल्यूट्स। आयनिक सॉल्यूट्स के लिए मेनली क्या करते हैं हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, वही, बस इसको थोड़ा सा मैं अलग से लिख दूं थोड़ा, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ, आयनिक सॉल्यूट्स के लिए ग्राम फॉर्मूला मास निकालते हैं, ठीक है। तो इट इज द नंबर ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ आयनिक सॉल्यूट dissolved in dissolved in 1 liter of solution। आयनिक सॉल्यूट के लिए मैंने इतना लंबा चौड़ा लिख दिया, ग्राम फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ आयनिक सॉल्यूट, ठीक है। मतलब वही है, आपको वो जो दिया रहेगा उसका वेट लेना है, डिवाइड करना है उसके मोलर मास से, वही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या रहेगा, 1 लीटर ही रहेगा, देख ही रहे हो, कुछ चेंजेस नहीं है। बस ये मेनली किसके लिए है, आयनिक सॉल्यूट के लिए है, मेनली ये आयनिक सॉल्यूट के लिए ही फॉर्मेलिटी बनाया गया था, ठीक है। तो फॉर्मेलिटी जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, तो ये सब क्या है, आपके आयनिक सॉल्यूट्स हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं एज ए सॉलिड, ठीक है ना। वो क्या करते हैं, आयंस के रूप, आयंस जो होते हैं उनके नेटवर्क बना के उसके रूप में एग्जिस्ट करते हैं ये सब कंपाउंड्स। तो इसीलिए इनको हम लोग अलग से पढ़ रहे हैं, मेनली फॉर आयनिक सॉल्यूट, ठीक है। आयनिक सॉल्यूट के लिए क्या होगा, हाँ फॉर्मूला देख लो क्या होगा, ठीक है। तो फॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या हो गया, F नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में लोगे, लीटर में लोगे। इसको मैं छोटा कर दूं तो ये ऊपर हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई ग्राम मॉलिक्यूलर यूनिट, या मास ले सकते हो, ग्राम मॉलिक्यूलर, ऐसे लिख लो आप, मास ऑफ आयनिक सॉल्यूट, आयनिक सॉल्यूट, उसी को हम ग्राम फॉर्मूला, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट भी लिख सकते हो, वही चीज है, इनटू 1000 डिवाइड बाई क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में लेंगे, मिली लीटर में। तो सेम यही चीज है, फॉर्मेलिटी के लिए कुछ चेंज नहीं करना है आपको, ठीक है। ये रहा फॉर्मेलिटी के लिए फॉर्मूला। अब वेट ऑफ सॉल्यूट और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दोनों मिलकर तुम्हारा क्या बन जाएंगे, तुम्हारा वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये बन जाएंगे क्या, स्ट्रेंथ बन जाएंगे। तो इसको डायरेक्ट तुम लिख सकते हो स्ट्रेंथ अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ पे भी लिख सकते हो फॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या हो गया, ठीक है। इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं ना, देखो ग्राम ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ सॉल्यूट, तो इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास, आयनिक सॉल्यूट का, सॉल्यूट मतलब यहाँ पे आयनिक सॉल्यूट की बात हो रही है, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में। तो तुमको ये नहीं दिख रहा क्या, छोटी सी चीज, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को स्ट्रेंथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ, ठीक है। तो फॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ
डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो वही चीज़ है जो मैंने नॉर्मेलिटी के लिए, अरे किसके लिए लिखा था, जो मैंने लिखा था मोलारिटी के लिए, तो वही रिलेशनशिप आ गया यहाँ पे भी, तो घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये तो फॉर्मेलिटी था किसके लिए, आयनिक सॉल्यूट्स के लिए है। ठीक है, आयनिक सॉल्यूट्स एग्जिस्ट एज नेटवर्क ऑफ आयन। नेटवर्क ऑफ आयंस के रूप में एग्जिस्ट करते हैं आयनिक सॉल्यूट। ठीक है, सॉलिड्स आप कभी पढ़ोगे, पहले तो था 12th में सॉलिड्स, लेकिन अब कट चुका है, तो उसमें आप देख सकते हो अच्छे से कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स होती हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स है। आगे क्वेश्चन वही पूछा है, देखो कि क्या निकालना है, फॉर्मेलिटी निकालना है KNO3 का, हैविंग स्ट्रेंथ इक्वल टू 2.2 ग्राम पर लीटर। अभी फॉर्मेलिटी इक्वल टू मैंने क्या लिखा था, अभी जस्ट लिखा हूं, स्ट्रेंथ डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास किसका, सॉल्यूट का। स्ट्रेंथ कितना दिया है 2.20 ग्राम, डिवाइड बाय मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का निकाल लो, तो कैसे होगा, KNO3 का निकालो। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, पोटेशियम का मैंने ले लिया 39, नाइट्रोजन का कितना है 14, ऑक्सीजन का कितना है 8। ठीक है, तो 8 4 12, और 12 और 9 कितना हुआ 21। उसके बाद देखो 4 1 5 5 3 8 8 2 10, अरे 4 1 5, ठीक है ऐसे जोड़ लेते हैं, 8 4 12 12 9 21। ठीक है, कैरी 2 हुआ यहाँ पे, और उसके बाद 4 1 5 5 3 8 8 2 10, तो कितना आएगा 101 ग्राम पर, यही है, तो इसको 101 से डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा, देखो सिंपल सा है, मैं लिख देता हूँ तुम्हारे लिए। तो आएगा कितना 0.02 फॉर्मा। ठीक है, तो ये था तुम्हारा क्या क्वेश्चन, किसके बेसिस पे, फॉर्मेलिटी के बेसिस पे। तो डायरेक्ट वो तुमको ऐसे भी दे सकता है, ठीक है ना, 39 मैंने लिया है, पोटेशियम के एक एटम का मास मैंने 39 लिया, 14 नाइट्रोजन के लिए और 48 किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, तो 101 ग्राम पर मोल आ रहा है जोड़ने पे। ठीक है, 40 भी ले सकते हो तुम पोटेशियम का, तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करना आसानी से, इसलिए 139 मैंने लिया, तो 0.02 फॉर्मल आ गया है। ठीक है, तो ये था स्ट्रेंथ पे, अरे फॉर्मेलिटी पे क्वेश्चन। अब यहाँ हम लोग फॉर्मेलिटी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में। ठीक है, आगे है नॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी भी कैसा है तुम्हारा, ये लिख लेना। ठीक है, वो तो मैंने लिखा था। फॉर्मेलिटी भी क्या है तुम्हारा, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना, फॉर्मेलिटी क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम इसमें भी आ रहा है, नीचे तुम देख पा रहे हो वॉल्यूम आ रहा है। ठीक है, अब आगे आते हैं, आगे देखो नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का मतलब क्या होता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट क्या है तुम्हारे प्रेजेंट है। तो इसको मैं बोल सकता हूं नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट। कैसे निकालेंगे ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, अभी देख लो, ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में किसी सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मेलिटी कहा जाता है। ठीक है, नॉर्मेलिटी इसके लिए यूनिट क्या लिखोगे तुम, यूनिट रहेगा इसका
ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो ये यूनिट हो गया ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म मतलब वॉल्यूम आएगा। ठीक है, फॉर्मूला देख लो। क्या हुआ? नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है क्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेना है तुमको, लीटर्स में लेना है। किस में लेना है, लीटर में। वही चीज आ रही है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर इसलिए मैंने लिखा था। ठीक है, अब ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, यहाँ पे देखो। ठीक है, तो यहाँ पे छोटी सी बात मैं इधर लिख दूं क्या, देखो यहाँ पे ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट। इसका फॉर्मूला होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट यहां से निकालोगे, इक्विवेलेंट वेट तो किसके बराबर होगा, मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। क्या होगा, मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। तो यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट वेट की जगह तुम क्या लिख सकते हो, ग्राम इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू लिख सकते हो क्या, द वेट है, वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट की जगह क्या लिखेंगे, मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। ठीक है, इसको और ज़्यादा सॉल्व कर लोगे आगे तो क्या बन जाएगा, वेट अपॉन मोलर मास एन फैक्टर ऊपर चला गया तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वेट अपॉन मोलर मास को मैं क्या लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल इंटू एन फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू फॉर्मूला क्या आया, यहीं पे लिख देते हैं। देखो ग्राम इक्विवेलेंट था तो ग्राम इक्विवेलेंट की जगह मैंने क्या लिखा, नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में लेना है, लीटर्स में, इनटू एन फैक्टर। यहां से नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या आया, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ध्यान से देखो, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन कहाँ गया, कहाँ गए मोलारिटी भाई, यहीं पे तो पढ़ाया था ना, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसको क्या बोलते हैं, मोलारिटी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, मोलारिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोलारिटी। तो यहाँ पे आ जाएगा मोलारिटी, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। तो ये जो चीज है नॉर्मेलिटी इक्वल टू तुम कैसे निकाल सकते हो, ये निकाल सकते हो किससे मल्टीप्लाई करके, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर से। ठीक है, तो मोलारिटी अगर कहीं दिया हुआ है और अगर एन फैक्टर दिया हुआ है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके आप नॉर्मेलिटी निकाल सकते हो। अब बड़ा आता है प्रॉब्लम की एन फैक्टर कैसे निकालोगे, कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर कैसे करोगे, कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर। ठीक है, देखो एसिड्स के लिए कैसे निकालोगे, एसिड्स के लिए बराबर होता है क्या, ठीक है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन। ठीक है, कितने रिप्लेसेबल H प्लस आयन है, तो एसिड्स के लिए वो उसके एन फैक्टर वैल्यू के बराबर रहेगा। या आप बोल सकते हो आपका बेसिसिटी, बेसिसिटी का मतलब यही है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन। तो यहाँ पे अगर मैं H2SO4 लिखूं, ठीक है, ऐसे मैं कर देता हूँ,
थोड़ा सा ही करना है तो ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं देंगे। H2SO4 यहाँ पर n फैक्टर, तो H2SO4 के लिए कितने H प्लस आयंस रिप्लेसेबल हैं? तो 2। HCl के लिए कितने हैं? 3। H3PO4 के लिए, जब एसिड्स क्या होगा? अकेला होगा, इंडिविजुअल होगा, तब रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तब की बात कर रहा हूं मैं। जब अकेला होगा, किसी के साथ नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा HCl के लिए, सॉरी गाइस, HCl के लिए क्या होगा? 1। H3PO4 के लिए कितना होगा? 3। HNO3 के लिए कितना होगा? 1। ठीक है, तो रिप्लेसेबल ऑफ H प्लस आयंस एसिड के लिए निकालना है, तो जितने H प्लस आयन है 2 है तो 2 n फैक्टर हो जाएगा। HCl का तो 1, H3PO4 में 3, HNO3 में 1। अगर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, इफ एसिड पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, ठीक है, तो नंबर ऑफ H प्लस आयंस रिएक्टेड वो किसके बराबर हो जाएंगे? n फैक्टर के। किसके बराबर हो जाएंगे? n फैक्टर। तो ये बात ध्यान रखनी है कि अगर एसिड रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उस केस में n फैक्टर कैसे निकालोगे? जितने H प्लस आयंस रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे H2SO4 रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? जिसने रिएक्ट किया यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? Na प्लस HSO4 माइनस, ठीक है, H2O, ऐसे करके तुम बना सकते हो, ढेर सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बस रिएक्ट कितना होगा देखो, मैं बता रहा हूँ। एक रिएक्शन और लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे तो पूरा रिएक्ट करने वाला, ठीक है, यहाँ पे नहीं, कुछ और लेते हैं ताकि मैं तुमको समझा पाऊँ। CH का ट्वाइस मत लो, यहाँ पे हम लोगे NaOH। तो यहाँ पे देखो एक OH माइनस आयन है, तो यहाँ पे एक ही H प्लस से वो रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? Na प्लस HSO4 माइनस 1 प्लस H2O। तो एक ही OH माइनस, एक ही H प्लस यहाँ से निकला और उसने OH माइनस रिएक्ट किया, तो यहाँ पे बनाया क्या? H2O। तो इसके लिए जो n फैक्टर यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो वो किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर, क्योंकि एक ही H प्लस आयन क्या कर रहा है? रिएक्ट कर रहा है। सेम चीज अगर दोनों कर रहे हो, ठीक है, तो इसमें जो निकालोगे तुम, तो n फैक्टर यहाँ पे कितना आएगा? 2 आएगा। 2 H माइनस आयन है, 2 H प्लस आयन के साथ रिएक्ट कर लेंगे तो n फैक्टर कितना आएगा? 2 आएगा। आगे बढ़ते हैं, लास्ट बस खत्म होने वाला बच्चों। बेस के लिए देखा जाए तो बेस के लिए भी सेम है, नंबर ऑफ OH माइनस आयन, मतलब एसिडिटी, एसिडिटी और एसिडिटी। देखो जैसे CaOH का ट्वाइस, तो इसके लिए n फैक्टर कितना आएगा? 2। कितना आएगा? 2। NaOH, इसके लिए n फैक्टर कितना आएगा? 2। ठीक है, ये इंडिविजुअल की बात हो रही है, इंडिविजुअल जब अकेला हो तब, ठीक है। और अगर क्या करो, यहाँ पे तुम रिएक्शन में पार्टिसिपेट करा दो, इन रिएक्शन नंबर ऑफ OH माइनस आयंस रिएक्टेड, वही किसके बराबर होंगे? n फैक्टर के। तो जितने नंबर ऑफ OH माइनस आयन रिएक्ट कर रहे हैं, अगर रिएक्शन में तुमने लिखा हुआ एसिड ले रहे हो और उसमें n फैक्टर निकालने की कोशिश है, अकेले है तो बस जितने OH माइनस दिखे वो लिख दो, सॉरी, यहाँ पे जितने OH माइनस दिखे वो क्या कर दो, यहाँ पे लिख दो, एक ही रहेगा। इधर रिएक्शंस में कितने हैं तो वो तुमको ढूंढना पड़ेगा कि रिएक्शन में कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर CaOH का ट्वाइस वो रिएक्ट करा दो HCl के साथ, ठीक है, तो इस केस में तुम्हारा n फैक्टर कितना आएगा? 1, क्योंकि यहाँ पे H प्लस कितने हैं? यहाँ पे H प्लस केवल एक है, यहाँ पे OH माइनस कितने हैं? 2 OH माइनस है, तो रिएक्ट एक ही करेगा पहले, तो यहाँ पे n फैक्टर 1 आ जाएगा। अगर यहीं पे मैं COH का ट्वाइस प्लस H2SO4 कर दूं, तो यहाँ पे n फैक्टर कितना आएगा? बेस के लिए 2 आएगा, ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे 2 रिएक्ट कर रहे हैं। सॉल्ट के लिए देखो कैसे निकालोगे, ठीक है, सॉल्ट के लिए बराबर होता है नंबर ऑफ कैटायनिक या एनायनिक चार्ज, कैटायनिक
नंबर ऑफ कैटायनिक चार्ज बराबर नंबर ऑफ एनायनिक चार्ज। ठीक है, आयंस या उनके लिए निकालना हो तो क्या हो जाएगा, एन फैक्टर के बराबर आएगा ये। ठीक है, सॉल्ट्स या आयंस की बात करें यहाँ पे, जो आयंस में बदल जाते हैं, जैसे NaCl, यहाँ पे जो एन फैक्टर निकालोगे किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। Al2SO4 का थ्राइस, यहाँ पे एन फैक्टर निकालोगे तो यहाँ पे 2Al+3 होता है और प्लस 3SO4 - 2 होता है, तो यहाँ पे तुम निकालोगे तो कितना आएगा एन फैक्टर, एन फैक्टर कितना आएगा 6। तो ये था हमारा क्या, एन फैक्टर कैलकुलेशन था, किसके लिए, उसके लिए क्या कहते हैं, किसके लिए था, एन फैक्टर कैलकुलेशन है एसिड बेस और सॉल्ट्स या आयंस के लिए, तो ये तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो ये था लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया। आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन है तो हम लोग आगे क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, अभी ढेर सारी हैं, तब तक आगे बनते रहिए और देखते रहिए।